आरजेडी ने क्यों लगाया है टाइगर जिंदा है का पोस्टर पटना में, क्या इसके मायने हैं ये समझेंगे। इसके अलावा लालू यादव जो कल पूछताछ हुई है उसको लेकर आगे के क्या प्लान है आरजेडी का, ये समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस के साथ क्या प्रशांत किशोर का गठबंधन संभव है, इस तरह की चर्चाएं बिहार में चल रही हैं, तो ये भी समझने का प्रयास रहेगा। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राग बिहारी, और हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ साथी हमारे पंकज जी मौजूद हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले तो चर्चा का विषय बना हुआ है एक पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू यादव की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है, और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब मामला है, जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव, उस दरमियान का ये जो मामला है इसको लेकर ईडी ने पूछताछ की है। 4 घंटे पूछताछ चली और उसी दरमियान ये पोस्टर लग गए हैं। तो कैसे देखा जाए इन पोस्टरों को, क्या तैयारी, क्या मायने हैं इसको? देखिए, इस पोस्टर को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि लालू यादव एक बात से कई इशारे कर रहे हैं। ये सिर्फ इशारा बीजेपी के लिए नहीं है, ये सिर्फ इशारा एनडीए के खिलाफ नहीं है, ये इशारा अपने घटक दलों के लिए भी है। इस बात को समझिए। दरअसल अभी जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें लालू यादव चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ ईडी की तलवार लटक रही है, ईडी साबित करने में लगी है कि लालू प्रसाद ने किस तरीके से जमीन के बदले नौकरियां बांटी थी, और उसका पुख्ता प्रमाण के साथ ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और फिर ईडी कहती है आपने अमुक व्यक्ति से इसके नाम पे जमीन लिखवाया, उसके बाद ग्रुप बी में नौकरी कैसे हो गई रेलवे में। तो ये सारी बातें हो रही हैं, पर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइगर अभी जिंदा है का मतलब क्या है। टाइगर अभी जिंदा है का मतलब यह है कि ईडी तंग कर ले, नीतीश कुमार साथ ना आए, बीजेपी पीछे पड़ी रहे, कांग्रेस अपने अस्त्रों का प्रहार कर ले, वीआईपी पार्टी साथ में रहे या ना रहे, लेकिन लालू प्रसाद का चाम अपना बरकरार है। लालू फोकल पॉइंट है, और जब तक वो है राजनीति लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो इस तरीके से लालू प्रसाद मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कितना कुछ कहा जा रहा है जब से प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। प्रदेश अध्यक्ष बदला गया कांग्रेस पार्टी का, तो आपको क्या लगता है कि राजद में यह मैसेज सही गया होगा? बिल्कुल सही नहीं गया। राजद के शीर्ष नेतृत्व के पास यह मैसेज है कि यह कांग्रेस को साइज में करने के लिए ऐसा किया गया। राजद का शीर्ष नेतृत्व इस बात से लेकर के अचंभित भी है और सशंकित भी कि आखिरकार कांग्रेस और क्या कुछ करने जा रही है। तो दरअसल जो डॉक्टर अखिलेश सिंह, जो कि लालू प्रसाद से बेहतरीन संबंध कायम रखते थे, और उनकी पार्टी कांग्रेस में ही ये चर्चा बहुत आम थी कि डॉक्टर अखिलेश सिंह वही करते हैं जो लालू प्रसाद चाहते हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कांग्रेस पार्टी को लालू प्रसाद के हाथों गिरवी रख दिया है। और लालू प्रसाद भी जब जाते हैं कहीं पर, और गए थे इनफैक्ट जब श्री कृष्ण जयंती मनाई जा रही थी, तो वहां पहुंचे और उन्होंने खुलेआम कहा कि हम ही ने अखिलेश को राज्यसभा भेजा। तो सवाल यह है कि जब इस तरह की बातें हो रही हो, और इस सब के बीच लालू प्रसाद को एक मैसेज तो देना था ना कि कोई कितना भी तंग कर ले, हम टाइगर हैं और टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जम करके चुनाव लड़ेगा। हमारे जितने भी समर्थक हैं उनको बहुत ज़्यादा दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आरजेडी अपने कार्यक्रम पर काम कर रही है। आरजेडी ने अपना वारिस ढूंढ लिया है तेजस्वी यादव के रूप में। आरजेडी शानदार परफॉर्मेंस देगी, इसीलिए जब पूरे परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ये मैसेज छोड़ा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि निशाना सिर्फ और सिर्फ ईडी या केंद्र भाजपा पर नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी, जो अपने घटक दल है, उनको प्रयास किया है संदेश देने का कि कमज़ोर मत समझिए। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दबाव बना रही, जो आपने कहा अखिलेश सिंह को हटाया, अखिलेश सिंह लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, और एक तरीके से पुल का काम करते थे कांग्रेस और आरजेडी में, उनको हटा दिया गया, उनको किनारे लगा दिया गया है। तो दोनों ही, सभी को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, और बिहार की जनता को मुझे लगता है एक मैसेज देने का प्रयास किया गया होगा कि लालू यादव अभी भी राजनीति में उतना ही एक्टिव हैं जितना वो लंबे समय से रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है अपने आप में। इंटरेस्टिंग मगर एक चर्चा ये भी है कि क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तो अपना गठबंधन इनका है ही है, आरजेडी से खटपट चल रही है, इस बीच क्या प्रशांत किशोर तीसरा ऑप्शन हो सकते हैं आरजेडी के बजाय?
क्या ये चर्चा सही है, क्या इसमें कुछ दम है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि दरअसल कांग्रेस हो या आरजेडी हो, प्रशांत किशोर को लेकर के एक ऐसा बात है जिसको लेकर के एक मत रखती है। और वो बात ये है कि दरअसल प्रशांत किशोर को आरजेडी तो खुल करके कह रही है, कांग्रेस के अंदर खाने भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर को शक के घेरे में रखते हैं। और दरअसल उसकी बड़ी वजह यह है कि जब आरजेडी के आप बड़े नेताओं से बात करिए तो वो कहेंगे कि आपको मालूम है प्रशांत किशोर को फिनेंस कौन कर रहे हैं बिहार में? तो कहा जा रहा है कि उदय सिंह कर रहे हैं। ये उदय सिंह कौन है? तो उदय सिंह पूर्णिया के बड़े जमींदार हैं, बड़े घराने से आते हैं, कहा जाता है राजघराने से आते हैं, पैसे वाले हैं। और उनको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी के कहने पर उदय सिंह प्रशांत किशोर को फंड कर रहे हैं। ये आरजेडी के नेताओं से आप बात करेंगे तो आरजेडी के नेता इस तरह की बात आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह बात सच है? तो ये बात सच है कि नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा? पर इतना तो सच है कि पप्पू सिंह इन दिनों प्रशांत किशोर के बहुत करीब हैं। पप्पू सिंह पूर्णिया से आते हैं, पप्पू सिंह बड़े घराने से आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर पर कांग्रेस ट्रस्ट करेगी? क्योंकि जिस तरीके से ये बात बार बार उठ रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बन करके आए हैं और वो आरजेडी को हराना चाहते हैं, आरजेडी को ज़्यादा डैमेज पहुंचाना चाहते हैं और साथ ही साथ जेडीयू को भी ज़्यादा डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू को पहुंचाया था जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये 35 साल से तो यही नीतीश और लालू की सरकार है ना, बिहार का हुआ क्या? बिहार का तो बंटाधार हो गया। उड़ीसा 2004-5 के बाद इतना ज़्यादा डेवलप किया, बिहार क्या कर पाया? बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? जरा ये देखिए, बिहार की शिक्षा का लेवल किस तरीके से गिर गया है। बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार दिनों दिन रसातल में जा रहा है, आबादी बहुत जोर से बढ़ रही है, आरजेडी मुसलमानों को डरा करके वोट लेती है, जेडीयू जो है बीजेपी के साथ टाई अप करके ऐसा स्पेस क्रिएट किए हुए है कि बीजेपी लाचार रहती है आरजेडी को रोकने के लिए। वो जेडीयू नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं वो कई लोगों को अपीलिंग भी लग रहा है कि क्यों नहीं एक नए विकल्प की तरफ देखा जाए। और इसलिए कहा जा रहा है कि आगे इसको प्रशांत किशोर के लिए भी है, क्योंकि आप याद करें उपचुनाव में 10% वोट प्रशांत किशोर को मिला था। तो ये एक बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी? ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे लोग जो कि प्रोफेसर हैं, प्रशांत किशोर के साथ रहे हैं, जब वो बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का अलायंस जो है कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हो सकता है। पर क्या ऐसी संभावना बनती है क्या? देखिए, राजनीति में असंभव तो कुछ होता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप बीपीएससी के एग्जाम के विरोध में कई छात्र जब धरना प्रदर्शन पर बैठे थे तो आरजेडी अलग प्रदर्शन कर रही थी, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही थी। तो आप समझ लीजिए कि वहां पर भी एकजुटता और एकरूपता तो दिखाई नहीं पड़ी। प्रशांत किशोर अलग प्रदर्शन कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस 70 सीट हर हाल में पाना चाहती है, कांग्रेस आरजेडी की नज़रों में रेस्पेक्टेबल एलाय बने रहना चाहती है और इसी कवायद में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, तो सवाल उठता है कि क्या अगर 70 सीट आरजेडी नहीं देती है तो क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर की तरफ देख सकती है? क्या इतना भरोसा कर सकती है? लेफ्ट के तरफ देख सकती है? ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस तो वेस्ट बंगाल में है ना। भले ही वो केरला में लड़ते हों, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस तो वेस्ट बंगाल में दोनों साथ लड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, और उधर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। तो भाई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भी विकल्प देख सकती है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर फिलहाल आप ये बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ नेता मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी द्वारा प्लांटेड हैं। आरजेडी तो खुल करके कह ही रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाएगी
मुझे तो फिलहाल अभी की राजनीति देख करके शक लगता है, लेकिन राजनीति में क्या असंभव है। जब मायावती और अखिलेश साथ आ सकते हैं तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ क्यों नहीं आ सकते? सवाल ये गंभीर है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर को देखा जाता है, अगर वो डाउट हट जाता प्रशांत है, किशोर तो वैसे भी पहले सलाहकार रहे हैं, काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं कि वो शक हट जाता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी संभावना है। बिल्कुल संभावना है, और राजनीति में संभावना वैसे भी हमेशा बनी ही रहती हैं, दुरुस्त रहती हैं। तो देखने वाला होगा कि क्या वाकई प्रशांत किशोर का ऑप्शन कांग्रेस पार्टी एक्सप्लोर कर सकती है और आरजेडी के साथ छोड़ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो घटनाक्रम घटे हैं जिस तरीके से बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो तमाम इशारे करते हैं और उन इशारों पर हम लोग लगातार चर्चा करते भी रहते हैं। पर एक और घटना हुई है आज बिहार की जो विधान परिषद है उसमें, जहां नीतीश कुमार और राबड़ी यादव आपस में भिड़ गए। उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे राबड़ी देवी और उनकी पार्टी के तमाम नेता जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला उसको उठा रहे थे और वॉकआउट कर रहे थे। नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है पंकज जी, इसको बिल्कुल आरजेडी एकदम आड़े हाथ लिए हुई है और सदन को नहीं चलने दे रही। इस बात से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं खास से। कैसे इसको मैनेज करें? देखिए, नीतीश कुमार का अगर आप कहें ट्रम्प कार्ड तो लॉ एंड ऑर्डर ही रहा है ना। लोगों के मन में वो भरोसा देने में कामयाब रहे थे कि भाई बोल भी रहे हैं आपने क्या किया? नीतीश कुमार रहेंगे तो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके से करारा प्रहार आरजेडी कर रही है, और वो भी एनसीआरबी के डेटा के साथ प्रहार कर रही है, तो ऐसे में राबड़ी देवी विधान परिषद में बोलती हैं कि कोमल की हत्या कैसे हुई, इतने लोग कैसे मारे गए, 20 साल में 60,000 लोगों की हत्या हुई, ये किस तरह का मंगल राज है, पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री सचेत अवस्था में नहीं है, मानसिक रूप से बीमार हैं। आरजेडी के तरह तरह के नेता, अलग अलग नेता इस तरह की बात अब खुलेआम कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब आरजेडी को समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आने से रहे, इसलिए क्यों नहीं नीतीश पे अटैक किया जाए, क्योंकि भाजपा नीतीश को दिखा करके ही वोट मांगेगी। बीजेपी ने एक तरीके से अपने एलाइज को मैसेज भी दिया है कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया है गांव गांव तक पहुंचाइए, हर पंचायत में पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। तो दरअसल ट्रम्प कार्ड अब नीतीश कुमार हैं, उनका इधर आने की संभावना अब नहीं के बराबर है। इसलिए राबड़ी देवी सीधा नीतीश पर अटैक करती हैं और कहती हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ गया है, एनसीआरबी के डेटा का हवाला देती हैं। पर नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में आते हैं कि आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, जो किया सो हमने किया। आपका क्या था, जब लालू प्रसाद जेल जाने लगे तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया, परिवार के लोगों को ही मुख्यमंत्री बना दिया। आपने बिहार के लिए किया क्या है, हमने 19-20 साल में बहुत कुछ किया, और वो फिर तुरंत सारी बातें बताना शुरू करते हैं। दरअसल ये बार बार नीतीश कुमार बोलते हैं, इसी तरह का लैंग्वेज होता है। जो नीतीश कुमार शुद्ध हिंदी बोला करते थे और वो एक्सटेम्पोर बोलते थे, उन्हें कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब नीतीश कुमार घिसे पिटे अंदाज में बात करते हैं और उसका विपक्ष बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। विपक्ष ये साबित करने में लगा रहता है कि नीतीश कुमार की सेहत अब उस तरह की नहीं रही जैसी हुआ करती थी। जितने क्रेडिबल, जी हाँ, और जितने क्रेडिबल वो पहले थे अब वो क्रेडिबल है नहीं। कब किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो गाइड किसी और से हो रहे हैं, अपनी राजनीतिक चेतना वो खो चुके हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा मसला है जिस पर इनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि बजट से ही 25 करोड़ रुपया जो है एक बड़े अधिकारी ने अपनी बेटी के नाम पर चल रहे फाउंडेशन को आवंटित कर दिया। उसको लेकर के आप देखिए कि आरजेडी के एक एमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुधाकर सिंह ने, उसकी भी चर्चा बहुत जोरों से हुई। तो सवाल यह है कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये भी अब आरजेडी साबित करने में लगी रहती है। ये आरजेडी ये भी साबित करने में लगी रहती है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर नहीं है। आरजेडी ये भी कहना चाहती है कि मुख्यमंत्री अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब उनकी अवस्था उस तरह की नहीं है कि पूरे तरीके से अपने चेतन मन से वो सरकार को चला सकें। वो एक कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं और बीजेपी के बिठाए हुए लोग जेडीयू में उनको
एडवाइस कर रहे हैं और बीजेपी ही सरकार चला रही है। तो तरह तरह की बातें, तरह तरह के हथकंडे, पर्पस ये है कि नीतीश के इमेज को मलाइन किया जाए और साथ ही साथ जनता के बीच ये मैसेज छोड़ा जाए कि नीतीश अब वो नीतीश नहीं रहे। नीतीश के राज में अब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, बहुत ज्यादा अपराध भी हो रहा है। नीतीश अब उतने ताकतवर भी नहीं रह गए हैं, नीतीश कठपुतली हो चुके हैं। इसलिए अब नीतीश के प्रति आप लोग का कोई मोह है तो अपने मन से उनके प्रति मोह निकालिए और अब ऐसी सरकार चुनिए जो बिहार का भला कर सके। चूंकि चुनाव कुछ महीने रह गए हैं, इसलिए ऐसे भी राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह का हथकंडा अपनाएगी। इसमें किस हद तक कामयाब होती है ये देखने वाली बात। बिल्कुल, जो आपने कहा कि आरजेडी कहीं ना कहीं प्रचार करने में लगी हुई है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे, और दूसरी तरफ आरजेडी के पोस्टर लगे हुए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि लालू यादव अभी भी रिप्लेसेबल हैं और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। अभी भी वो इतना ही एक्टिव हैं, चाहे कितना भी कटाक्ष, कितना भी प्रयास उनको गिराने का कर लिया जाए। तो ये दो नैरेटिव कहीं ना कहीं आरजेडी देने का प्रयास कर रही है। तो आज की बातचीत में इतना ही। आप राग बिहारी देख रहे थे और हमने आपको जो तमाम कुछ नैरेटिव्स चल रहे हैं वो बताने का प्रयास किया, खासतौर पे जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट चल रही है उसके बीच क्या प्रशांत किशोर की एंट्री हो सकती है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।